हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास में स्वागत है। और आज हमारा क्रैश कोर्स 10वीं क्लास की जो गणित में है वो हमारा वीडियो दूसरा है, जिसमें हमने पहले वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा सा ट्वीट आ गई थी। बस और सब ठीक ठाक है, बस उसको देखिए और आगे जो अभी हमने बताने वाले हैं उनमें चलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक जो होगा वो थोड़ा सा उनसे अलग होगा। तो आज हम लोग जो बातें करेंगे उनमें से हम बात करेंगे, टॉपिक है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। तो हमारा जो होगा आज का टॉपिक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात होगी। तो देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बात होगी। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या, जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक ना, लिखा जा सके। और बाकी जो होगा p तथा q जो होगा, है ना, बाकी p तथा q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्या हो और साथ ही साथ जो होगा वो p जो होगा वह 0 के बराबर तो हो सकती है, p जो होगा वह 0 के बराबर हो सकती है, परंतु q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ही हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो होती है ना परिमेय संख्या होती है। बात को यहाँ पे समझनी है। यदि p जो है यदि शून्य है तो परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु यदि q जो है शून्य आ रही है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो q जो है परिमेय संख्या नहीं होती है, p यदि 0 होगी तो वह परिमेय संख्या होगी। यदि हम बात करें एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, और p/q के रूप में होता है। यदि हम बात करेंगे 4/7 की, तो ये हम कह सकते हैं जी परिमेय संख्या है। 6/3 कह देते हैं परिमेय संख्या है ना। बाकी जैसे कि अभी हमने बोला था कि p जो है ना 0 होना चाहिए, तो p तो ऊपर में है, मतलब कि अंश के रूप में है ना। तो अंश न्यूमरेटर के रूप में है, तो न्यूमरेटर को हम 0 कर सकते हैं, परंतु q जो है हमारा 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यदि कह देंगे कि 7/0, तो ये हमारा मानना गलत है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये बात को समझिए। थोड़ा सा और भी हम यदि मानक रूप की बात करें तो हम कह देंगे कि क्या कभी कभी रूट की बात आ जाती है, √5 या √16 या √10 या √25। तो क्या इनमें से ये सभी क्या है जी, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आप बता सकते हो कि मतलब कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक ये जानेंगे कि वैसे संख्या जिनका वर्गमूल पूर्णतः हो जाती है, मतलब पूर्ण रूप से उसका जिसका वर्गमूल हो जाए, तो वो सारे के सारे जो होते हैं ना वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे, 16 का परिपूर्ण वर्ग हो पाता है, परंतु वहीं हम यदि 5 को देखें तो 5 में इसका परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो भैया ये परिमेय संख्या नहीं होगी, परंतु 16 जो है ना ये 16 का वर्गमूल हो जाता है। जैसे कि 4 इनका 16 का वर्गमूल होता है, तो ये 16 का वर्गमूल हो सकता है। वहीं पर यदि बात कर ले 10 की, तो 10 का भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। परंतु यहीं पर देखेंगे 25 है ना, 25 जो √25 है, तो इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी मोटी बातें ध्यान में रखना है कि यदि जिसका वर्गमूल हो जाता है तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होती है। थोड़ा सा देखते हैं परिभाषा को कि वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके।
तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं जी, परिमेय संख्या कहते हैं। और उसमें p तथा q एक पूर्णांक संख्या हो, या तो माइनस में भी आ सकते हैं या तो प्लस में भी आ सकते हैं, तो मतलब कि और कभी कभी सॉरी तो जी शून्य भी आ सकती है, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल हमने बहुत सारे चीज बताया, तो इनको बात को ध्यान में रखनी है। तो परिमेय संख्या ये ऐसे होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो भी एक प्रकार का परिमेय के रूप में लिखा जाता है, मगर कुछ थोड़ा सा अंतर होती है। जो इसमें होता क्या है कि जो परिमेय संख्या जो होती है वह p/q के रूप में तो लिखी जाती है, परंतु जो अपरिमेय संख्या होती है इसे p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में जो है कहता कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं लिखा नहीं जा सके, ठीक है। दूसरी बात तो यहाँ पे करना है क्या कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके, परंतु यहाँ पे जो p तथा q जो होगा वो पूर्णांक होंगे, ठीक है, पूर्णांक होंगे। p तथा q यहाँ पर जो होगा वो पूर्णांक होगा, परंतु और जो नेक्स्ट बात है जो कि p बराबर 0 ये भी हो सकती है, परंतु q बराबर जो 0 नहीं होगी, ये भी बात यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ऐसे संख्या को हम क्या कर सकते हैं जी, p/q के रूप में कह सकते हैं, और मतलब सॉरी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p तथा q पूर्णांक हो, ठीक है, और q बराबर 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या के यदि गणितीय रूप यदि बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हम कह सकते हैं जैसे कि √2 ये अपरिमेय संख्या होगा, √3 अपरिमेय संख्या हो गया, √5 अपरिमेय संख्या होगा, √6 अपरिमेय संख्या होगा, क्या √16 क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाता है, ये तो परिमेय संख्या होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। आगे यदि बात करेंगे कि इसी का मतलब कि कोई चीज का दशमलव जैसे 2 है ना, 0 2 0 2 है ना, तो इस तरह से जो चलती रह जाती है वैसी संख्या भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यदि बात हम करें है ना 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0, तो इस तरह से ये जो चलती रह जाती है, तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। नेक्स्ट देखें तो आपसे एग्जाम में हम हर बार पूछी जाती है कि भैया पाई का मान क्या होता है, पाई कौन सा मान है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो ये हमेशा डेफिनेट जानना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, पाई, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे, तो यही हमारी थोड़ी सी हो गई कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमने देखा, अपरिमेय संख्या भी हमने देखा, जैसे कि हमने परिमेय संख्या देखा फिर अपरिमेय संख्या देखा। अब आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी इस चैप्टर में जो आपको एग्जाम में जो पूछी जाती है उस पर बात करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय के जो संयोग या गुणनफल है ना, इनसे जो बन के निकलती है तो वो क्या होती है, क्या संख्या ही होती है या परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, उनको बात के ध्यान में रखेंगे। तो कुछ परिमेय तथा अपरिमेय के गुण के बारे में हम कुछ विशेषता बोलो या गुण बोलो, ये बात हमें यहाँ पे देखना है, विशेषताएं बोलिए या गुण बोलिए तो बात सही है जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखो मतलब कि जो परिमेय संख्या होते हैं ना, परिमेय संख्या, इसको हम पूरा लिखेंगे, परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या
तो यदि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या करते हैं तो इनके इक्वल टू जो होता है वो हमारा कंप्लीटली रूप से अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यदि बात करें दूसरी नंबर में कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तो ये जो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, नंबर तीसरा बात कर ले तो अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होती है। इन बात को आप अच्छी तरीके से एग्जाम में याद करके जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर आप एकदम बहुत शालीनता से आप वहाँ पे टिक मार सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या होगा, कौन सा अपरिमेय, डायरेक्ट आपको वहाँ पे मार सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप ये हमको पूछ लेते हैं कि 3 + √2 ये परिमेय होगा या अपरिमेय, तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये तो परिमेय है, अकेला 3 है भैया तो परिमेय होगी। अब से जुड़ी क्या है तो √2 अपरिमेय। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय बराबर क्या होता है जी, परिमेय और अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या। तो आप कह सकते हैं कि जी अपरिमेय संख्या, इसमें कोई जुड़ाई की बात नहीं है, बस आपको बस इसको थोड़ा सा याद करके जाना है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो देखिए तो ये परिमेय संख्या ये हो गया, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या हो जाती है ना। यदि हम कोई पूर्णांक संख्या की बात कर ले जी, पूर्णांक संख्या प्लस अपरिमेय संख्या तो भी वो क्या हो जाता है जी, अपरिमेय संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। वहीं 5वां नंबर की बात कर ले तो पूर्णांक संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। यदि किसी संख्या में उभयनिष्ठ संख्या आ रही हो, है ना, यदि कोई संख्या कोई अपरिमेय संख्या के साथ साथ उभयनिष्ठ आ रही हो, मतलब अपरिमेय संख्या के साथ कोई उभयनिष्ठ संख्या हो तो भी वह अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बारे में हम आगे बात चर्चा करेंगे तो वहां पे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने देखा क्या कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इस प्रकार से होती है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय होता है, पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के साथ उभयनिष्ठ संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ तक की बात तो समझना है, तो इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, और आपके सिलेबस में जो आपको एग्जाम में पूछती है वो बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आपको हम वैसा प्रश्न सब मिलवाते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से आपसे सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछता है, तो उनको ध्यान देंगे। तो चलिए तो देखते हैं कि आगे का प्रश्न जो होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए अक्सर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि भैया आप जो है ना √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, ये तो हम 100% जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को या हम ऐसे देखते हैं कि 1/√2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो उनको भी हम सिद्ध करके बताना होगा। यहाँ पे कि पूछता है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि सिद्ध भी करना है और आगे बढ़ना भी है। और जैसे कि यहाँ पे और भी जैसे कि सवाल पूछते हैं कि 6 + √5 ये क्या हो गया, रूट परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को जो है ना अब हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन, सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि √2 से ही लेते हैं, √2
ऐसे क्वेश्चन आपसे जैसे पूछता हम वैसे लिख देते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपको कोई बोले कोई चीज सिद्ध करने के लिए तो आप उसका उल्टा विरोध करते हैं, है ना। तो कुछ चीज को सिद्ध करने के लिए आप उसे उल्टा विरोध करते हैं। तो यहाँ इस सवाल को भी हम वही काम करेंगे कि जब इसको मान लिया है, बुक कहता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मानेंगे। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है ना। यहाँ पे हम मानेंगे परिमेय संख्या है, यहाँ पे हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। जब यह परिमेय संख्या होगा तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं, परिभाषा से जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि √2 बराबर जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, ठीक है। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। तो ये √2 बराबर क्या होगा जी, P/Q, क्योंकि हमने परिमेय माना। इसका मतलब √2 जो होगा वह P/Q के रूप में होगा। बात सही है ना। आगे बढ़ते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो नीचे में 1 देना पड़ेगा क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना। तो कोना कोनी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यदि हम कोना कोनी गुना करते हैं तो √2 है ना, Q से होगा गुना और P को 1 से गुना करना पड़ेगा। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ पे कह देंगे यह समीकरण यहाँ पे ना दो तो बेहतर है, ठीक है। तो समीकरण को यहाँ से हटाते हैं, बेहतर रहेगा कि आप आराम से समझिए, ठीक है। तो देखिए, तो या √2Q बराबर P हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन दो पक्ष में, यहाँ पे एक पक्ष इधर हो गया, एक पक्ष इधर हो गया। तो ये आपका हो गया बायां पक्ष, और इधर वाला जो हो गया वो दायां पक्ष हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर तो √2Q है ना, √2Q का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर भी हो जाएगा P का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर हो गया। इसको गुना कीजिए तो गुना करने पर हमें क्या मिलता है, जब रूट पर स्क्वायर लगता है तो भैया रूट का हो जाता है तहस नहस, बच जाता है ओनली फॉर 2, है ना। तो इतना ध्यान रखिए। और Q का स्क्वायर तो 2Q स्क्वायर, अब बराबर क्या हो गया जी, P का स्क्वायर। इसको अब मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम आपको चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में यह पता चल रहा है कि भैया Q का जो है ना वह गुणन 2 है। तो 2 क्या करेगा, इस P को विभाजित करेगा। 2 जो है किसको विभाजित करेगा, P को। तो हमें यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से स्पष्ट है कि है ना, P को 2 विभाजित करता है। P को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। P को विभाजित करता है, बस सिंपल सी। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P को 2 विभाजित करता है, ये समीकरण 1 से स्पष्ट हुआ। जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे मान लेंगे। जो P को विभाजित करा तो हम यहाँ पे P को मान लेंगे 2 के। हमने मान लिया, ऐसे माना, ठीक है, माना, ऐसा मान लिया। हमें जो भी सिद्ध करना है तो कुछ न कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे चलते हैं, समीकरण 1 में चलते हैं, तो समीकरण में एक है 2Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, मतलब कि P का स्क्वायर। तो इस P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेंगे क्या होता है कि 2q² बराबर p का स्क्वायर, क्योंकि समीकरण 1 जो है वह है 2q² बराबर p का स्क्वायर। तो देखिए 2q² मतलब 2 और q का स्क्वायर, q बराबर p² का मतलब p का स्क्वायर मतलब p का मान 2k, तो यहाँ पे 2k और टोटल का स्क्वायर ऐसे है ना। तो आगे बढ़ेंगे, या तो भूलना नहीं है 2q² बराबर, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर, तो यहाँ से इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर 2k²। इस तरह से समीकरण इसको हमने 2 मान लिया, तो समीकरण ये हमारा हो गया 2। तो समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 से स्पष्ट ये हो रहा है कि 2 जो है फिर पुनः q को काट रहा है, मतलब 2 जो है वह q को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 2 q को विभाजित करता है, तो ऐसा यहाँ तक हम लोग इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम समीकरण 1 भी निकाला, समीकरण 2 निकाला, तो समीकरण 2 से हमें पता चला कि p भी 2 से ही विभाजित हो रहा है और q भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होती है कि 2 से स्पष्ट होती है p तथा q 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाज्य हो रही है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य हो रही है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि मतलब 2 जो है p को भी काट रहा है, q को काट रहा है। इस कारण जब दोनों से विभाजित हो रही है, मतलब कि p तथा q 2 से विभाजित हो रही है, इसीलिए 2 एक उभयनिष्ठ संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि मतलब कि एक संख्या जो है जब 2 अलग अलग चीजों को काट रही है तो वही हमारा होगा उभयनिष्ठ संख्या, ठीक है। तो उभयनिष्ठ संख्या, जैसे उभयनिष्ठ दोनों जगह होती है। यदि हम उभयनिष्ठ प्राणी की बात करें, जैसे जल में रहती है, जो जल में और स्थल पर भी रहती है, तो मतलब जो पानी में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है, तो उसे उभयनिष्ठ प्राणी कहते हैं। उसी प्रकार से जब एक ही संख्या 2 अन्य चीजों को विभाजित करती है तो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ संख्या। तो अब यहाँ पे हमने एक तथ्य बताया था कि जब भी अपरिमेय संख्या में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है, मतलब कि यदि उभयनिष्ठ संख्या है तो वह अपरिमेय है, उभयनिष्ठ संख्या है तो अपरिमेय, मतलब उभयनिष्ठ संख्या तो होती नहीं है, तो वह होगा क्या, परिमेय संख्या, है ना। तो होगा क्या होगा, तो परिमेय संख्या। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम कहेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या में उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है, इसलिए √2 को परिमेय मानना गलत है, ठीक है। क्या मानना गलत है, क्योंकि √2 को परिमेय मानना गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक की बात
हमारी होती है खत्म और यही हमारा होता है ये आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आगे हम फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ से समझ में आ गई होगी तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए जो आपको अच्छा लगे। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि √2 के आधार पर ही √2 जो एक अपरिमेय संख्या तो हमने सिद्ध करके दिखाया, उसी प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं कि मतलब जितने भी जैसे √3 हो गया है ना, √7 हो गया या √5 हो गया है ना, तो इन सबों को हम इस प्रकार से बना सकते हैं है ना। इसके सिवा और भी जैसे कि 1/√2 भी, तो इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं जैसे कि 1/√5 इनको भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, या 1/√7। तो इन सभी चीज़ों को हम इसी आधारित से बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है 1/√2 में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। जैसे कि अब हम आपको बता रहे हैं जैसे 1/√2 है तो 1/√2 एक हम पहले मान लेंगे कि परिमेय है, तो परिमेय है तो p/q के रूप में जाएगा। अब p/q के रूप में तो बस कॉर्नर बाय कॉर्नर मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ पर 2√2p हो जाएगा बराबर ये इधर से q हो जाएगा, बात वही होगी है ना। अब दोनों ओर हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर और दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2p का स्क्वायर और बराबर यहाँ से हो जाएगी q का स्क्वायर। तब वही बात भाषा वही लिखेंगे कि 2 जो है वह q को विभाजित कर रहा है, फिर q का मान यहाँ पर मान लेंगे 2k और फिर k का मान रख देंगे इसमें, k का मान रख के आगे वही प्रोसेस से इनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई। ठीक है, तो अब जो है देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की किस प्रकार से होती है तुमको समझना है। तो इस प्रकार से आपने इस सभी प्रश्न को बनाएंगे, एक बार कोशिश करेंगे बनाने की। और ठीक है, और भाषा जो आपका जो ये सारा जितना भी भाषा है उन भाषा को आप इसी भाषा पर आप करके एकदम रखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी है ना, फुल मार्क आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब हम जो है थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं कि अब कुछ ऐसे सवाल पूछ दे तो हम कैसे बनाएंगे। जिस प्रकार से हमने पहले से लिख रखा है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं क्या कि 3+2√5 अब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया है, तो इन सवालों को कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा चलते हैं इसको बनाने के लिए। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि यदि अपरिमेय है तो हमें इसे क्या मानना है परिमेय मानना है। यदि हम यहाँ से इन सवालों को हल करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मानना है कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो हमें इसे क्या मानना होगा 3+2√5 = p/q है ना, एग्जैक्टली हमें ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसा मान लेंगे तो इसको हम अभी मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, जो कि हमने इसको परिमेय मान लिया। ठीक है, तो देखिए ऐसा मानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 क्या चीज प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में, तो 3 उठ के क्या चल जाएगा बराबर उधर तो माइनस में चल जाएगा, तो बचा कितना तो 2√5 = p/q। और यदि ये 3 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 आ गई है ना। तो थोड़ा सा इसका आगे और क्रियालाप करते हैं। 2√5 = इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी q हो जाएगा, एलसीएम q हो जाएगा और यहाँ से q होते तक p और माइनस यहाँ से 3q आ जाएगा। कंप्लीटली रूप से यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है ना इसमें अलग करना होगा एक परिमेय को, और उसके बाद ये तो कंप्लीटली रूप से बन के तैयार हो जाएगा। तो √5 बचा, यदि ये गुणनफल में है तो ये भागफल में चल जाएगा है ना, यदि यह बराबर के इधर गुणनफल में है तो यह क्या हो जाएगा इधर बराबर के दूसरे साइड जाने के बाद यह क्या हो जाएगा भागफल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा p - 3q और बट्टा 2 मतलब q जो होगा वो भागफल में तो 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q, मतलब कि इसी में 2 मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण 2, यहाँ तक की बात खत्म हुई है ना। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हर एक चीज को देखना है। देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं q देख रहे हैं,
और यहाँ पे p देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है जी? पूर्णांक है। तो जब p तथा q पूर्णांक होगा तो हम कहेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि p माइनस 3q एवं 2q एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी जी? परिमेय संख्या होंगे। ये तो 100% बात है कि यदि कोई पूर्णांक है, यदि p और q पूर्णांक हो, तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो होता है वो p तथा q जो होता है ना पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई संख्या पूर्णांक है तो वह क्या होंगे जी? परिमेय संख्या तो ऑफकोर्स होंगे ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इधर जो है हमने क्या देखा, p माइनस 3q बटा 2q एक क्या है जी? पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक तो बायां पक्ष है, एक तो बायां पक्ष है ये वाला, और इधर जो है एक दायां पक्ष है। तो दाहिना पक्ष में हमने क्या देखा, दायां पक्ष में आपको एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहेंगे समीकरण 2 में बायां पक्ष, पहले तो दायां पक्ष की बात करते हैं। दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, वहीं बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे √5 एक क्या है जी? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होंगे इस प्रकार से, ये अपरिमेय संख्या होंगे। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, इस प्रकार ये एक दूसरे के विरोधाभास में, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। जब एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो, तो यहाँ पर जब एक दूसरे से विरोधाभास है, जहाँ एक दूसरे से विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 को परिमेय मानना गलत है, चूंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हो जाती है ये खत्म। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक जो हमने आपको दिखाया कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, तो हम इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। हाँ, हो सके तो अपना भाषा खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी भाषा ही आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आप वहाँ पे दूसरी भाषा आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मगर वो सही होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न से आप ऐसे सवाल को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जो हमने दिखाया कि 3 + 2√5 वाले जो प्रश्न है, तो इसके सिवा में आपको कोई भी ऐसा आ जाएगा, है ना, √3 भी आ सकता है ना, 5 + √2 भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको जो है सिद्ध करने की बात आ जाए, तो आप यहाँ से ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
तो दोस्तों देखिए, अब जो नया सवाल जो हम आप बताएंगे, और ये हमारा परिमेय संख्या जो सिद्ध करने वाली होगी वो लास्ट होगा क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से खत्म होगी, जो कि परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना है, ठीक है। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं, तो देखिए इस प्रकार से होगी, जैसे कि सिद्ध करे कि 7√5 ना, 7√5। तो सिद्ध करना है कि 7√5, इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं, बस ओनली फॉर क्या है कि गुणनफल है ना, ये गुणनफल है। तो इस प्रकार से गुणनफल वाले जो प्रश्न आते हैं तो उनको भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जो हम आंसर जो करेंगे, 1 मिनट्स, जो हम आंसर करने वाले हैं, तो देखिए जब हम आंसर करेंगे तो इनको किस प्रकार से करने वाले हैं आंसर। तो जैसे कि 7√5 है ना, 7√5 है, तो 7√5 को तो यहाँ पे हमें वही करना है, उल्टा चलना है। यदि अपरिमेय है तो हम क्या मानना है, तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, 7√5 को हम क्या मानेंगे, p/q के रूप में मानेंगे। तो p/q हो गया, और p/q जब हो गया तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता है ना, हो भी जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। चलो ये देखते हैं। चलिए, तो क्रॉस मल्टीपल होगा तो यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगी, 7√5p इक्वल टू, यहाँ से हम कर लेंगे तो यहाँ पे ओनली फॉर p आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p होगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक लाइन की इसको हटाते हैं, ज़्यादा इसमें एक लाइन ऐसे नहीं करना है, फिर भी वैसे हो जाए, वैसे ही हमारी समीकरण बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे जो 7 है, हमें तो एक परिमेय अपरिमेय तो हमको अलग करना है। सबसे पहले ऐसे सवाल आए ना तो अपरिमेय अलग करना है। तो अपरिमेय क्या है जी, √5। तो √5 जैसे सवाल, जैसे √3 और √5, तो एक अपरिमेय को अलग करना है। तो यहाँ पे हम √5 को अलग करते हैं। जब √5 अलग करते हैं तो बचा क्या, 7। तो 7 यहाँ से क्या होगा, ये बराबर के उधर, या गुणनफल में तो बराबर के उधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p/7q, 7q हो जाएगा। तो 7q हो जाएगा, तो 7q अब इधर से हो गया। अब यहाँ पे दो पक्ष, हम इसको समीकरण 1 मानते चलेंगे। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं दो पक्ष बना, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में आपको दिख रहा है क्या चीज, परिमेय संख्या है, और दायां पक्ष में जो है कि पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे पहले एक बात लिख देते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि p तथा q पूर्णांक होती है, पूर्णांक है, p तथा q जो है पूर्णांक है। इसलिए समीकरण 1 से हमें एक से स्पष्ट है कि √5 बायां पक्ष √5 अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष जो है वह परिमेय संख्या है ना। तो मतलब कि पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे विरोधाभास हो रही है ना, जिससे विरोधाभास हो रही है, जिससे विरोधाभास।
जिससे विरोधाभास हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ विरोधाभास होती है, जब विरोधाभास होती है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक दूसरे से, एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो वो हो जाती है विरोधाभास होने के कारण है कि अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि चूंकि जो हमने माना था, चूंकि 7√5 ना, यही तो है ना, 7√5 को परिमेय मानना गलत है, सॉरी गलत है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रकार से जो है हमारी ये सवाल बन के तैयार होती है। तो ऐसे प्रश्न रहे तो बस सिंपल सी बात है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, उसके बाद तो थोड़ा सा भाषा लिखना होता है। तो बस भाषा आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, तो भाषा ना खुद से क्रिएट करके बनाइए, जिससे कि आप एग्जाम में भूले नहीं तो भाषा ही भूल जाएंगे तो बस तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सवाल को। तो ऐसे सवाल को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी जो हम एक सूचना देना चाहते हैं कि जैसा कि बिहार बोर्ड जो है, अभी बिहार बोर्ड जो है हमारी 10th की एग्ज़ाम की शेड्यूल जारी कर चुकी है, जो कि एग्ज़ाम जो होने वाली है इसे 17 फरवरी से बता रही है, 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, जो 2 पालियों में संपन्न होगी, तो जो 2 पाली में संपन्न होगी। तो अभी बात करें तो अभी तक में जो 17 फरवरी से हो रही है, तो अभी हमें कुछ समय है, जो कि हम यदि कंटिन्यू रखें तो मैथ को ना तहस नहस कर सकते हैं जी। तो बोर्ड में अच्छा नंबर मैथ में लाना है, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जो है ना शेयर करते रहिए और नए नए विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करवाते रहिए, जो कि आपका बहुत ही योगदान हमें महसूस होगा। तो आप इतना करिए। ठीक है, और उसके लिए हम आप थैंक्स बोलना चाहते हैं। बस इसी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और न्यू स्टूडेंट जो हैं भी वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।